उत्तराखंड के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें पहला मौका था जब राज्यपाल के अभिभाषण वाले ही दिन सरकार ने बजट पेश किया। कानूनी रूप से अगर इसको हम अवैध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई का समय और क्रम जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसकी सहमति के बाद ये हुआ। तो परंपरा का जो होती है उसमें जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जो जिसमें राज्यपाल खासकर जो सरकार की उपलब्धियां होती हैं उनको गिनाते हैं। तो अगर जब बजट पेश किया गया तो उसके कुछ दिनों का अंतराल उसमें होना चाहिए था, और जो अभिभाषण हुआ राज्यपाल का उस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि सारे जो प्रतिनिधि हैं जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें अपनी बातें रख सकें और एक जमीनी हकीकत है उससे सदन को अवगत करा सकें। ये वो बातें से सरकार ने बचने की कोशिश की। अगर हम बात करें कि पिछले साल का बजट जो 25-26 का बजट था उसको देखें तो 25-26 का बजट 1.01 लाख का था, और इस बजट में करीब 10% की वृद्धि बताया जा रहा है। 26-27 का बजट को बुनियादी ढांचे, रोजगार और तकनीकी पर विशेष ध्यान का दावा इस बजट में इन्होंने किया, जिसमें सड़क एवं परिवहन लोक निर्माण विभाग को सभी विभागों से सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, और वो है 2502 करोड़ के लगभग। इसमें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है प्रावधान किया गया 1050 करोड़ उसको जाएगा, और गड्ढा मुक्त जो सड़क उसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। तकनीकी और नवाचार की बात है, राज्य में एआई मिशन लागू करने के लिए 25 करोड़ और राज्य के डेटा सेंटर को मजबूत करने के लिए 105 करोड़ रखे गए हैं। सबसे कम जो है कला और संस्कृति विभाग को दिया गया है वो है 9.9 करोड़। पिछले बजट का भी असर देखा, जैसे उधम सिंह नगर है या देहरादून है, और कुछ हिस्सा नैनीताल का, हरिद्वार का। इनको अगर ये 4 जिलों को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा बुनियादी जो ढांचे है उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ। और जैसे अगर बात करें जो पर्वतीय जिले बाकी कुछ हिस्सा देहरादून का भी उसमें शामिल है, और कुछ नैनीताल का भी, बाकी जिले जो 9 और जिले हैं उसमें जो पलायन और जो स्वास्थ्य से जुड़ी वो है चुनौतियाँ, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार की बात है और परिवहन, ये जैसी सुविधाओं से वो अभी वंचित है। शिक्षा के लिए युवा पलायन कर रहा है और स्वास्थ्य की दिशा रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। इसलिए पलायन का जो दर है उसमें गिरावट कहीं देखी नहीं गई। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल उनका पक्ष इसमें देखा जाए तो उन्होंने इस बजट को पूरी तरह दिशाहीन और आंकड़ों की बाजीगरी कहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक और दिशाहीन और जमीनी सच्चाई से कटा हुआ बताया है। उनके अनुसार यह केवल पुराने वादों की पुनरावृत्ति और आंकड़ों की बाजीगरी है, जिसमें दूरदर्शिता का स्पष्ट अभाव है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने इसे महाचुनावी वर्ष की घोषणाओं का पुलिंदा करार दिया है। विपक्ष का तर्क है कि यह बजट महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। 2016-17 में राज्य पर जो कर्ज लगभग 35,000 करोड़ रुपया था वो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। जितनी घोषणा की जाती है उतना खर्च नहीं होता है। उन्होंने दावा किया कि सरकार विकास कार्यों पर आवंटित पैसा खर्च करने में विफल रही है। विपक्ष के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में जो कुल बजट था उसका मात्र 45 से 50% हिस्सा ही धरातल पर खर्च किया गया। पलायन रोकने के लिए बजट में कोई स्पष्ट और प्रभावी रणनीति नहीं बनाई गई। सरकार चर्चा से बचना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि जो जमीनी हकीकत है उसको सदन में कोई बताए। तो कांग्रेस का कहना था कि इसको 21 दिन का कम से कम होना चाहिए था। उन्होंने सदन से वॉकआउट किया और जो विधानसभा की सीढ़ियां थी वहां पर धरना दिया। विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा किया। स्थायी राजधानी और सशक्त भू कानून, मूल निवास को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इससे ये झलकता है कि जो लोगों की भावनाएं हैं, जो जनता की भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी हो वो गैरसैंण बनाई जाए। बजट का 2026 में दावा है कि युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, एमएसएमई सहायता के लिए 75 करोड़ और स्टार्टअप के लिए 30 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो अगर इसकी जमीनी हकीकत देखें तो कागजों पर ये योजनाएं बेहतरीन तो दिखती हैं, धरातल पर इनका असर मैदानी और पहाड़ी जिलों में बिल्कुल अलग अलग है। जैसे बात करें देहरादून की, उधम सिंह नगर की, हरिद्वार की, कुछ हिस्से नैनीताल की अगर बात करें तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट होने के कारण इन योजनाओं का लाभ युवाओं को ज्यादा मिलता है। बैंक पहाड़ी युवाओं को बिना गारंटी के लोन देने में भारी आनाकानी करते हैं, और जटिल कागजी कार्रवाई और विभागीय तालमेल की कमी के कारण पहाड़ों में स्वरोजगार योजनाएं अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सीएम पलायन रोकथाम योजना बनाई गई है, उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जमीनी हकीकत भूतिया गांव की बढ़ती संख्या, वहां 10 करोड़ का बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है कि लोग केवल रोजगार के लिए नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्वरोजगार के दावे करें या होम स्टे जैसी व्यवस्थाओं की बात करें, उनकी मदद से हम पलायन रोक पाएंगे, ये असंभव है। जब तक चकबंदी व्यवस्था नहीं होती
तब तक कृषि का वहाँ विकास नहीं कर सकती। किसानों की आय बढ़ाने की बात इस बजट में कही गई है, बागवानी को बढ़ावा देने की और पारंपरिक खेती को मजबूत करने की बात तो कही गई है। बिखरी हुई खेती है, चकबंदी में कोई बात होती नहीं है, कारण जंगली जानवरों का और सुअरों और बंदरों का आतंक है। किसान मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन जंगली जानवर रातों रात उसे बर्बाद कर देते हैं। तार बाड़ की जो बात की योजनाएं हैं धरातल पर बहुत धीमी हैं, और जो मुआवजा मिलता है वो नाकाफी है और जटिल प्रक्रिया वाला होता है, जिस उसी से हताश होकर लोग खेती को बंजर छोड़ दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की जो बात है कि एक सकारात्मक पहल है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। बजट में जो पेश किया गया जेंडर बजट में भारी वृद्धि की गई है, परंतु सबसे बड़ी समस्या मार्केट लिंकेज और सप्लाई चेन की है। महिलाएं उत्पाद तो बना रही हैं, लेकिन उन्हें सही दाम पर शहरों और बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत सरकारी तंत्र की अभी भारी कमी है। लेकिन जब तक पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन की जो सुविधाएं हैं और जंगली जानवरों से जो खेती का बचाव है, गारंटी के वहाँ लोन नहीं देते, वहाँ पर जो ढांचागत कमियां हम कह सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।